Jai Shri Ram, everyone. I hope so. Everyone is doing absolutely good in their revision. आज हम जो चैप्टर्स करने वाले हैं दैट इज चैप्टर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीए इंटरमीडिएट जीएसटी। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबी चौड़ी रिवीजन वीडियो भी नहीं बनेगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट वैल्यू ऑफ सप्लाई तो हम मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इसका आपको। जब हमने स्टार्ट किया था जीएसटी तब हमने देखा था कि जीएसटी सप्लाई अंडर जीएसटी से हमने स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि कुछ फैक्टर्स होने चाहिए तभी हम उसे सप्लाई मानेंगे और सप्लाई पर जीएसटी लगाएंगे। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर कोई सप्लाई है तो उसमें किस वैल्यू पर, क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी जिसके ऊपर आपका जीएसटी अप्लाई होगा, वो हमें ये चैप्टर बताता है। चैप्टर 7 वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं सेक्शन नंबर 15, सेक्शन 15 हमें बताएगा कि टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। आइए जी। जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी, GST is ad valorem levy. It is levied on a as a percentage of the value of supply of goods or service or both. देखिए, जीएसटी वाला जो टैक्स है वो इस तरीके से लगता है कि लेट से अगर एक एक्स वैल्यू है तो उस पे वाई परसेंटेज लगेगा। ठीक है जी, एक्स पे वाई परसेंटेज लगेगा। अब वाई परसेंटेज हमें पता है, बट एक्स की वैल्यू जो है वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी जिसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। आइए, it becomes tax important to know that how to arrive at the value on which tax is to be paid. Provisions related to value of supply set out the mechanism मतलब एक तरीका to compute such value basis on which CGST, SGST, UTGST और IGST should be paid। चलिए आइए सेक्शन 15 से स्टार्ट करते हैं जो कि हमें आगे मैकेनिज्म टू कंप्यूट बताएगा कि हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू, टैक्सेबल वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कंप्यूट करनी है। Value of taxable supply section 15. As per section 15, as per section 15 subsection 1, the value of supply of goods or services or both shall be the transaction value, shall be the transaction value which is the price actually paid or 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 payable. सर्विस और बोथ शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे भी हम बात करेंगे। ठीक है जी, विच इज पेड और पेबल, या तो वो पे हो रही हो चुकी है या फिर वो पेबल यानी कि पे होगी फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ठीक है जी। अब इसके अंदर कंडीशन क्या दी, वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड पार्टी। देखिए, अनरिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। होलसेल प्राइस ऑफ 1 मेट्रिक टन ऑफ सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स ने क्या करा, एक्स ने मैं ही बनाता हूँ कोई, एक्स ने अनरिलेटेड कस्टमर को कितने में बेचा है, 6700। और रुकिए रुकिए रुकिए, होलसेल प्राइस ऑफ सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस 7000। वो जनरल कितने में बेचता है सामान, 7000 में। ठीक है, बट उसने जो एक्स लिमिटेड है उसने अनरिलेटेड कस्टमर को कितने में बेचा है, दैट इज सेंट फॉर 6700। ठीक है जी, ये उसका ऑर्डिनरी प्राइस है। इस बार उसने 6700 का बेचा है, वो भी एक अनरिलेटेड कस्टमर को। ठीक है जी, तो जो हमने ऊपर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 को पढ़ा वो कहता था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू वो देखी जाएगी जो प्राइस एक्चुअली पे हुआ है। एक्चुअली पे क्या हुआ है, 6700। लेकिन उसमें कोई रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रिलेटेड पर्सन नहीं है और प्राइस सोल कंसिडरेशन है। ठीक है जी, अनरिलेटेड पार्टी के साथ, तो यानी कि आपकी जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या काउंट होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू काउंट होगी 6700। देखिए, the value of supply made by X limited to Y limited to Y is 67 which is the price paid or payable and not the wholesale price। ठीक है जी, आइए सबसेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। The value of supply shall include, the value of supply shall include any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being force other than ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, अदर देन दिस एक्ट, इस एक्ट के अलावा और किसी में अगर लग रहा है तो हम उसे ऐड कर देंगे। मान के चलिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि कोई 1000 की चीज है जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, तो उसके ऊपर फर्दर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर उसके अंदर कुछ और टैक्स लग रहा है, म्युनिसिपल का या किसी और भी चीज का XYZ कोई भी टैक्स लग रहा है, जीएसटी उस कंपोनेंट पे चार्ज हो सकता है। द जीएसटी, यूजीएसटी एंड द जीएसटी।
if charged separately by the supplier. Any tax duty, cess, fees and charges levied under any law for the time being force other than this act, the SGST, UGST and the GST compensation to states if charged separately to the supplier. आइए इसका बी पार्ट पढ़ते हैं. बी पार्ट says any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply, but which has been incurred by the recipient, of the supply and not included in the price actually paid, or payable for the goods or service or both. इसको एग्जांपल समझाता हूं मैं. आइए एग्जांपल देखिए इसका. ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी. ग्रैंड बिज ने एबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट. एक डीलर्स हम मीट बुलाएंगे. इन फर्दरेंस ऑफ दिस ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स. ग्रैंड बिज ने अपने वेंडर्स के साथ करा डिलीवर गुड्स सर्विस लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, केटरिंग, फ्लावर्स एक्सेट्रा एट द वेन्यू. ग्रैंड बिज ने कॉन्ट्रैक्ट किया एबीसी कंपनी के साथ कि हम एक डीलर मीट बुलाते हैं. ठीक है. इसके साथ ही उसने वेंडर्स से सामान वामान खरीदा ये सब ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एट स्टिपुलेटेड प्राइसेस. डेट भी डिसाइड कर ली, प्राइसेस भी डिसाइड कर लिए. ग्रैंड बिज इज लायबल टू मेक दिस पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड. ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. ग्रैंड बिज इज लायबल टू मेक दिस पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड. जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होनी है. द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी. सॉफ्ट ड्रिंक वाले ने कहा सर मैं पेमेंट वैसे ही ले लूंगा जैसे मैं आपको सामान दूंगा. एबीसी कंपनी ने एग्री कर दिया पे करने के लिए बिल रेज बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर. यानी कि मैंने तो बात करी थी, एबीसी ने बात करी थी जीबी से, जीबी ग्रैंड बिज, कि भैया हम आपको एक एक्स अमाउंट देंगे. लेकिन हुआ क्या, इसके बिहाफ पर डायरेक्ट कंपनी ने पे कर दिया. ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बिज. और ग्रैंड बिज ने इसका अमाउंट भी चार्ज नहीं करा. यानी कि जो एबीसी ने ग्रैंड बिज को देना था वो उसने एबीसी की जगह इस सॉफ्ट ड्रिंक वाले को दे दिया है, एसटी वाले सॉफ्ट ड्रिंक वाले को दे दिया है. लेकिन ये पैसा एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, ग्रैंड बिज के साथ हुआ था. एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो लेट्स से कि 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें से 20,000 रुपए सॉफ्ट ड्रिंक वाला ले गया. तो ग्रैंड बिज अब इसको 80,000 का बिल दे रहा है. ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा. आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था पूरा, तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का बिल ही दोगे प्लस जो आपकी 18% जीएसटी है, 5% जो भी रिस्पेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी है पूरा चार्ज करोगे सर. आप ये नहीं कह सकते 20,000 रुपए आपने उधर दे दिए तो मेरी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अब 80,000 है. गलत. आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख ही रहेगी. आइए हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा, अब आते हैं सी पर. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन, पैकिंग, चार्ज बाय द सप्लायर. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो आपके जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके साथ जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि कमीशन चार्ज हो रही है, पैकिंग का खर्चा चार्ज हो रहा है, और ये सब चीजें कौन चार्ज कर रहा है, सप्लायर. एग्जांपल के तौर पर आपने कुछ आइटम खरीदी, ठीक है जी, और फिर आपने कहा भाई मैं तो अपनी फैक्ट्री के अंदर ये वाला जो केमिकल है, लेट्स से आपने केमिकल ऑर्डर किया, ये केमिकल तो मैं तभी एंटर करवाऊंगा, आप मुझे इसकी एक लैब रिपोर्ट दो इशू करके कि ये प्रॉपर है या नहीं है. वेंडर ने कहा सर लैब रिपोर्ट मैं आपको करवा दूंगा अरेंज. ठीक है जी. 1 लाख रुपए का आप केमिकल खरीद रहे हो, मेरे को लैब टेस्टिंग के ये 1 लाख रुपए का जो मटेरियल है इसको लैब टेस्टिंग के 5,000 रुपए लगते हैं. ठीक है. आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5,000 भी मैं दूंगा, 5,000 रुपए भी मैं दूंगा, आप मेरे को केमिकल की रिपोर्ट के साथ भेजना. तो जी आप 1.05 लाख का वेंडर जब इशू इनवॉइस करेगा तो जीएसटी पूरे के पूरे कंपोनेंट पे लग जाएगा 1.05 लाख पे. आप ये नहीं कह सकते 5,000 अलग है, नहीं, 5,000 इज इंक्लूडिंग क्योंकि वो इंसिडेंटल एक्सपेंस है. आइए पढ़ते हैं. इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी. एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी यानी कि डिलीवरी देने से पहले ही ये सारी कहानी हो जाए या डिलीवरी देते वक्त हो जाए. ठीक है जी. आइए एग्जांपल एक बार मैं रीड कर देता हूँ. सप्लाई प्राइस एट 20,000, सप्लाई प्राइस एट ₹20,000 मेड विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ. 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2,000 रुपए आपको चुकाने हैं. देयर आफ्टर उसके बाद इंटरेस्ट एट द रेट 12% इज चार्जेबल. उसके बाद आपका 12% इंटरेस्ट पर एनम चार्ज होगा, यानी कि 12% का मतलब 1% पर एनम का इंटरेस्ट आपका लगेगा. चलिए आइए. द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ. 2 महीने के बाद लेट पेमेंट हो रही है तो इसका मतलब 2,000 पे आपका 1% पर मंथ था तो कितना हो गया, 1% हो गया आपका ये 20.
+20 यानी कि 2040 रुपीज हो गया अब आपका, जो आपको पेमेंट रिसीव होगी। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 12% मंथ इज ₹20। सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू। इंटरेस्ट क्यों ऐड हो रहा है? क्यों क्यों ऐड हो रहा है? सोच के देखो, ये वाला अमाउंट जो था ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था कि इनकेस अगर आप पेमेंट डिले करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल वर्क आउट टू बी 2020 assuming the interest to be exclusive of GST। ठीक है, चलिए आइए अमाउंट यार कैलकुलेट करके देख लेना क्या होगा। इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी और डिलेड पेमेंट इफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। एग्जांपल सेम ही है, आप लोग देख लेना। सब्सिडीज, आइए सब्सिडी वाला इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पॉइंट आएगा, हो सकता है 1 नंबर का आ जाए। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइड बाय सीजी एंड एसजी। अगर मान के चलो लेट से मैंने कहीं पर ऑर्डर दिया, किसी किसी ऑर्डर दिया स्टेशनरी का, लेट से नोटबुक्स का मैंने ऑर्डर दिया कि जी मुझे नोटबुक चाहिए, मुझे नोटबुक चाहिए, और एक नोटबुक मान के चलो 100 की है। ठीक है, अब उस पे एक XYZ फाउंडेशन है। ठीक है जी, वो कहती है सर आप नोटबुक वाला पढ़ाई वाला रिलेटेड काम है तो हम इस पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, हम हर बुक पे आपको 20 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गई 80 रुपए की। ठीक है जी, तो क्या जीएसटी जो है वो 80 रुपीज पे लगेगा? नहीं सर, जीएसटी पूरा का पूरा 5% इस 100 पे लगेगा। आप ये नहीं कह सकते 20 रुपीज की सब्सिडी आपको डिडक्ट हो जाएगी, नहीं। बट अगर ये XYZ फाउंडेशन की जगह सीजी या फिर एसजी ने दी होती सब्सिडी, फिर तो 80 रुपीज पे ही लगता। आइए, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सीजी एंड एसजी। वो 20 रुपीज जो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, अगर एस सीजी एसजी देता तो हम लेस कर लेते। ये देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज ₹50 फॉर नोटबुक सोल्ड टू द कस्टमर इन गवर्नमेंट स्कूल। अ कंप्रिहेंसिव प्राइस लिंक्ड टू सब्सिडी ₹30 पर नोटबुक। कंप्लीट ही नहीं, चलो मैं कंप्लीट करा दूं इसको। चलिए एग्जांपल मैंने बट आपको एक्सप्लेन कर दिया। द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आइए, अब हमने सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 पढ़ लिया था, सबसेक्शन 2 पढ़ लिया कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। आइए, अब हम पढ़ रहे हैं क्या इंक्लूड नहीं होगा। शेल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट। क्या सर कोई भी डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा? नहीं, डिस्काउंट इंक्लूड होगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। कौन से डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होंगे? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। भाई कोई मेरे पास कुछ सामान लेने आया और मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस करा, मैंने कहा यार ठीक है, इतना हमने नेगोशिएट करा और एक्स अमाउंट का डिस्काउंट हमने तय कर लिया। लेट से 1000 की आइटम थी, उस पे एक्स का डिस्काउंट हमने ऑन द स्पॉट ही रेडी कर दिया। मैंने कहा ठीक है, लाओ 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तुम 800 रुपए दो मेरे को, खत्म करो। वो भी ये बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही हमें पता है, इसलिए इस पर जीएसटी लगेगा। इस 200 को हम इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड इन इनवॉइस, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। ये 200 रुपए अगर मैं इनवॉइस में लिख के दूंगा तो फिर तो मेरी ट्रांजेक्शन वैल्यू 800 ही पड़ेगी। अच्छा आइए, लेकिन अब आफ्टर द सप्लाई सप्लाई हो चुकी है, ये तो तब था जब सप्लाई नहीं हुई थी, जब सामान नहीं दिया था, सर्विस नहीं दी थी, तब की बात है। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड if such discount is established in the terms of an agreement, such discount is established in the terms of an agreement। जब आप मेरे से सामान लेने आए थे तब मैंने कहा था सर ये ले तो जाओ, ये ले तो जाओ, 1000 रुपए की एक आइटम है। ठीक है, आपने मेरे से नेगोशिएट करा, डिस्काउंट कराने की कोशिश करी, आपने कहा सर 100 रुपए डिस्काउंट कर दो, 900 रुपए लगा लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कितना सामान उठाओगे? उसने कहा सर अभी तो पता नहीं, क्या पता कितने, लेट से 1000 रुपए का हम क्या कहते हैं, हम क्या लें, लेट से पेन ले लेते हैं यार, पेन ले लेते हैं बहुत बड़ा, प्रीमियम पेन, प्रीमियम पेन। ठीक है, 1000 रुपए का। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, अगर आप इसके 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अगर इसके 200 क्वांटिटी मेरे से बाय करोगे तो फिर तो मैं आपसे ये रेट चार्ज कर लूंगा, अदरवाइज हमारा रेट यही रहेगा। अब भाई सीधी सी बात है, वो 200 क्वांटिटी तभी उठाएगा जब उसकी बिकेगी। ठीक है, अब 1000 माइनस 100 900 हो गया। अभी के लिए मेरे लिए प्राइस ये 1000 ही रहेगा,
बट इन फ्यूचर मैंने क्योंकि एग्रीमेंट में स्पेसिफाई कर लिया है कि 200 क्वांटिटी अगर आप मेरे से बाय करोगे तो उस केस में मैं आपको प्राइस जो है वो 900 चार्ज कर लूंगा। आइए सेकंड पार्ट, input tax credit as it attributed to the discount on the basis of the discount issued document issued by supplier has been reversed। यहाँ पर जो आप 1000 पे जीएसटी लगाओगे, यानी कि 1000 पे जीएसटी आपका लगा 180 रुपीज, तो हो गया 1180। ठीक है जी। अब जब आप इन फ्यूचर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट के साथ आप ये जीएसटी 900 पे होगा। ठीक है जी। तो उस केस में आप ये जो जीएसटी बाकी का है 100 पे जीएसटी यानी कि 18 रुपए का जीएसटी आप रिवर्स करोगे। सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं। ठीक है जी। आइए आइए मैं आपको एक बार डिस्काउंट वाला इस फ्लो चार्ट से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। डिस्काउंट दिया गया कब? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई हो रही थी। ठीक है जी। बिफोर द सप्लाई, बिफोर द सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द सप्लाई और आफ्टर द सप्लाई, तीन सिनेरियो बन सकते हैं, तीनों के तीनों हम कवर कर रहे हैं। सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अभी सेल नहीं हुई है, अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, मैंने इनवॉइस में दिखा दिया, तो जी सीधी सी बात है, अगर मैंने दिखा दिया तो डिस्काउंट डिडक्ट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, और ये जाएगा डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड, सॉरी यहाँ पर ये मेरा फाइनल है, यानी कि इससे मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनी। हम ट्रांजेक्शन, हम 200 रुपए का डिस्काउंट लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर वैल्यू सप्लाई थी 1000, 1000 इन्हीं दोनों टाइम पर ही ये डिसाइडेड था कि हम इसे दिखाएंगे। अगर मैंने 200 रुपए दिखाया है तो उस केस में तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर 800 बनेगी। ठीक है जी, इस रूट से। लेकिन लेकिन अगर मैंने वो सप्लाई में, सॉरी टैक्स इनवॉइस में 200 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिखाया है, तो उसका इस हिसाब से डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल सा केस है, डिस्काउंट अगर मैंने दिया है, अगर मैंने दिया है, कब दिया है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर द टाइम, बिफोर द सप्लाई, सप्लाई होने से पहले, तो मैं देखूंगा, तो मैं चेक करूंगा क्या मैंने उस डिस्काउंट को इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा है, सॉरी इनवॉइस में रिकॉर्ड करा है। अगर यस, अगर यस रिकॉर्ड करा है तो उस केस में तो डिस्काउंट डिडक्ट होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से। लेकिन अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है तो उस केस में वो डिडक्ट नहीं होगा। आइए, लेकिन आफ्टर द सप्लाई वाले केस में, अगर वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है, अगर वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है और लिंक हो सकता है इनवॉइस से, और उसका आईटीसी प्रोपोर्शनेट रिवर्स होगा, यानी कि तीन कंडीशन हो गई। आइए दिखाता हूँ। पहली कंडीशन, आपका एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होना चाहिए। दूसरा, आपका इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। तीसरा, आप प्रोपोर्शनेट उसका आईटीसी जो है वो रिवर्स करोगे। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर तो मेरी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इफेक्ट डालेगा, अदरवाइज मैं उसे कंसीडर नहीं करूंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलिए जी, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ cannot be determined under subsection 1। सबसेक्शन 1 में जो उसने बताया था, अगर हम उससे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, the same shall be determined in such manner as may be prescribed। सिंपल सी बात है, अगर नहीं लिखा तो फिर उसके लिए अलग मैनर बताए जाएंगे और उससे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे। Notwithstanding anything contained in subsection 1 or subsection 4, the value of supply shall as may be notified by CG or recommendation of the council shall be determined in such manner। अगर लास्ट पॉइंट में वो आपको कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट कुछ बताती है कि इस तरीके से इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होनी चाहिए, तो हम उस केस में उसी मेथड को फॉलो करेंगे, इन सेक्शन सबसेक्शन का यूज नहीं करेंगे। चलिए जी, इसके साथ ही वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हुआ हमारा हैंड, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। अब आपसे मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियो में, और साथ ही में आपके लिए कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के, जैसे मैंने सप्लाई अंडर जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करे हैं, इसके भी वैसे आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। थैंक यू एवरीवन।